गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? आज का हमारा टॉपिक है, चैप्टर तो वही कंटिन्यू चल रहा है, डिस्क्रिप्टिव प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 है, ठीक है। तो हमने मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, जिसमें से हमारा अल्ट्राफिल्ट्रेशन हमारा टॉपिक हो गया था, ठीक है। जैसे जिसका हमने कौन सा नाम दिया था, ग्लोमेरुलर अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ठीक है। और दूसरा हमने बताया था कि तीन मैकेनिज्म होते हैं, थ्री मैकेनिज्म होते हैं जो कि यूरिन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। नाउ फर्स्ट अल्ट्राफिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, नाउ सेकंड रीएब्जॉर्प्शन एंड या अदर नेम इज सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, नाउ थर्ड ट्यूबुलर सिक्रीशन, ठीक है। तो हमने अल्ट्राफिल्ट्रेशन नेक्स्ट चैप्टर में देख लिया था कि एक्चुअली में कितना क्या क्या उसका ग्रोथ रेट होता है, नेट फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, ठीक है, नेट फिल्ट्रेशन का जो भी होता है, ठीक है। तो सब चीजें हमने लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। क्या टॉपिक है? सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब ये सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता क्या है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम फिल्ट्रेट, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ यूजफुल filtrate substances into blood। क्या मैंने लिखा कि ट्रांसफर ऑफ यूजफुल फिल्ट्रेट सब्सटेंसेस इनटू ब्लड, क्योंकि एक्चुअली में अल्ट्राफिल्ट्रेशन में जो यूजफुल सब्सटेंस फिल्टर होके चला गया था, ठीक है, उसका रीएब्जॉर्ब करना है, ठीक है। क्योंकि अगर बॉडी से अगर जो हमारा यूजफुल प्रोडक्ट है अगर वो वेस्ट हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। देन वो क्या करता है, इसीलिए उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को जो मेन पॉइंट है, जो यूजफुल होता है, उसको क्या करता है, सिलेक्ट करता है और उसको रीएब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो ओवरऑल बात किया जाता है तो 99.9% फिल्ट्रेट, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 99.9% filtrate in reabsorb। क्या कहता है कि 99% जो फिल्ट्रेट होता है उसको वो क्या करता है, रीएब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, या इज कह सकते हो, इज, ठीक है। 99.9% फिल्ट्रेट इज रीएब्जॉर्ब। क्लियर है ना? तो जितने भी यूजफुल सब्सटेंस है उसको रीएब्जॉर्ब कर लेगा। कितना रीएब्जॉर्ब करेगा? 99.9%। क्लियर है ना? अब हमने पूरी की पूरी जो हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा था, ठीक है। क्या क्या होता है, बोमेन कैप्सूल्स होते हैं, बाय ग्लोमेरुलर कैपिलरी के द्वारा क्या होता है, कहां पे फिल्टर होता है, बोमेन कैप्सूल में फिल्टर होता है। इसके बावजूद क्या होता है, पीसीटी में, फिर लूप्स ऑफ हेलने में, फिर डीसीटी एंड कैरेक्टर्स, इन्हीं पार्ट में हमने क्या दिखाया था, फिल्टर का फॉर्मेशन मैंने बताया था, ठीक है। अब हम देखेंगे कहां पर रीएब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो बोमन कैप्सूल का काम केवल क्या करना है, फिल्टर करना है। देन हम जैसे आगे बढ़ते हैं, आगे क्या आ जाएगा हमारा नेक्स्ट पॉइंट, आज क्या आ जाता हमारा, नाउ फर्स्ट पीसीटी, ठीक है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स इसको नाम दिया गया था, ठीक है। ये होता है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये क्या होता है, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन पार्ट होता है, ठीक है। क्या होता है, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन, पीसीटी, ठीक है। ये इतना कितना होता है, मान लीजिए 80 to 85%, कितना होता है, 80 to 85%, ठीक है। अब बात करता है ये क्या क्या समथिंग क्या क्या ये रीएब्जॉर्ब करता है,
क्या क्या भाई देखो, क्योंकि देखो क्वेश्चन ये पूछता है कि पूरी की पूरी उस सिस्टम में, ठीक है, पूरे के पूरे नेफ्रॉन्स में या पूरे के कह सकते हो कि पूरा उस नेफ्रॉन के पार्ट्स में सबसे ज्यादा पार्ट या सबसे ज्यादा पार्ट कौन सा रीअब्जॉर्ब करता है या कौन सा सिस्टम सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्ब करता है। तो पीसीटी मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है जो कि 80 से 85% होता है। अब वो अब क्या क्या वो कर सकता है। नाउ फर्स्ट 100% ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स, ठीक है, ये रीअब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, ये 100% ग्लूकोज और अमाइनो एसिड को क्या करता है, ये रीअब्जॉर्ब करता है। ठीक है, लेकिन किसके द्वारा, बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर है ना। नाउ सेकेंड 70 to 75% क्या रीअब्जॉर्ब करेगा भाई, Na+ Cl- एंड SCO3-। ठीक है, ये क्या करेगा भाई, मतलब कहने का मतलब 70 to 75% क्या करता है, सोडियम और क्लोरीन और SCO3 को क्या करता है, रीअब्जॉर्ब करता है। ठीक है, किसके द्वारा करेगा ये, बाई प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। किसके द्वारा करता है, बाई प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसमें से और भी आप पॉइंट लिख सकते हो। ये तो हो गया, और क्या कर सकता है भाई, एक चीज और पाया जाता है जो कि इसमें से वाटर। ठीक है, क्या हो जाएगा, वाटर। नाउ 80% वाटर। अब 80% वाटर तो रीअब्जॉर्ब करेगा, लेकिन किसके द्वारा, बाई ऑस्मोसिस। 80% वाटर रीअब्जॉर्ब बाई ऑस्मोसिस। किसके थ्रू करेगा, ऑस्मोसिस के थ्रू करेगा। क्लियर है ना, पॉइंट आपको समझ आया कि देखो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है कि ट्रांसफर ऑफ यूजफुल, ठीक है, फिल्ट्रेट सब्सटेंस इनटू ब्लड। नाउ 99.9% फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब कर लेता है, जिनमें से सबसे ज्यादा पीसीटी रीअब्जॉर्प्शन करता है। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है 80 to 85, कहीं कहीं बुकों में आपको 85 दिख जाएगा। ठीक है, तो जिनमें से 100% ग्लूकोज और अमाइनो एसिड को क्या करेगा, रीअब्जॉर्ब करेगा। किसके थ्रू रीअब्जॉर्ब करेगा, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या कर लेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, नाउ सेकेंड इसका है 70 to 75%, इसमें सोडियम पोटेशियम क्लोरीन का नहीं है, तो सोडियम पोटेशियम क्लोरीन SCO3 ये सब क्या होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। नाउ थर्ड है 80% वाटर बाय ऑस्मोसिस के थ्रू क्या करता है, वाटर रीअब्जॉर्ब कर लेगा। क्लियर है ना, तो ये पॉइंट होते हैं कुछ पीसीटी के थ्रू। ठीक है, तो इसके बाद हम दूसरा पॉइंट को देखेंगे। क्लियर है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो पीसीटी के बाद हमारा तीसरा नंबर आता है, सॉरी फर्स्ट हमारा बोमेन कैप्सूल था, सेकंड पीसीटी है, थर्ड हमारा क्या आता है, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, अब उसका हम फीचर्स देखते हैं। लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है, तो देखो
इसका तो मैक्सिमम रोल हो गया, किसका मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो गया पीसीटी। तो अब ये क्या होता है लूप ऑफ हेनले, क्योंकि देखो यहाँ पे केवल आपको जब मैंने फिगर बना के दिखाया था, ठीक है, तो इसमें केवल वाटर और NaCl यही दोनों प्रोडक्ट क्या कर रहे थे, रीअब्जॉर्ब हो रहे थे। रीअब्जॉर्ब कह सकते हो या कह सकते हो कि ये बाहर जा रहे थे। क्लियर है ना। तो कहीं ना कहीं इसका मिनिमल रोल है, मिनिमल मतलब छोटा सा एक रोल होता है रीअब्जॉर्प्शन के लिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मिनिमल रोल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन। क्या होता है, मिनिमल रोल होता है किसका, रीअब्जॉर्प्शन में लूप ऑफ हेनले का। ठीक है, अब एक्चुअली में लूप ऑफ हेनले दो टाइप्स के होते थे, मैंने बताया था ना फर्स्ट डिसेंडिंग लिम्स और सेकेंड है असेंडिंग लिम्स। ठीक है, अब ये डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्स, इनका काम क्या होता है भाई। डिसेंडिंग लिम्स में वाटर का स्पीड होता है, मतलब कहने का मतलब होता है, अगर एक शब्द कह सकते हो तो जो डिसेंडिंग लिम्स होता है वो थिन सेगमेंट होता है, मतलब पतला सा होता है। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं थिन सेगमेंट। तो इधर कैसा होता है, इधर थिन हो गया तो इधर कैसा हो सकता है, इधर थिक सेगमेंट होते हैं, जस्ट उसका उल्टा। ठीक है, थिन सेगमेंट के थ्रू ओनली रीअब्जॉर्ब होता है NaCl। क्लियर है ना। और जो थिक सेगमेंट होता है यहां पे NaCl का तो रीअब्जॉर्ब करता है, लेकिन NaCl के साथ साथ पोटेशियम भी रीअब्जॉर्ब हो जाता है। क्लियर है ना। तो कहने का मतलब क्या होता है कि जो डिसेंडिंग लिम्स होता है वो थिन सेगमेंट होती है, उसकी जो साइड आपने कुछ ऐसा देखा होगा ना, थिन सेगमेंट। ये तो दैट इज ए थिन सेगमेंट। ये होता है NaCl को रीअब्जॉर्ब करता है, और ये जो असेंडिंग लिम्स है, जो थिकनेस है, ये NaCl और उसके साथ साथ पोटेशियम को भी रीअब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो ये जो NaCl जो रीअब्जॉर्ब होता है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या करता है, रीअब्जॉर्ब करता है। और ये NaCl और ये पोटेशियम, ये दोनों एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से रीअब्जॉर्ब होता है। क्लियर है ना। तो बस पीसीटी लूप्स ऑफ हेनले का बस यही मेन रूल है, मिनिमल रोल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन, that is are two types, descending limbs and ascending limbs. Descending limbs they are thin segments only for NaCl reabsorbed by passives. ठीक है, now second ascending limbs they are thick segments, NaCl and potassium by active transport from reabsorption. ठीक है, किसके थ्रू करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या करते हैं, रीअब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो ये लूप्स ऑफ हेनले हो गया। क्लियर है ना। अब देन हमारा थर्ड नंबर पे क्या रहता है हमारे पास, डीसीटी। क्लियर है। तो पीसीटी हो गया, लूप्स ऑफ हेनले। नाउ थर्ड डीसीटी। डीसी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। अब इसका मिनिमल रोल होता है या मैक्सिमल रोल होता है। देखो मैक्सिमल रोल खत्म हो गया, मिनिमल रोल खत्म हो गया। अब इस तो डीसीटी का क्या होता है भाई, ये कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब तो मैक्सिमम तो हो गया, तो मिनिमम भी हो गया, तो बचागा क्या, तो अब ये कुछ कंडीशन को क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, कंडीशन को क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू ये रीअब्जॉर्ब करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम डीसीटी में लिख सकते हैं कंडीशनल reabsorption of H2O एंड सोडियम क्लोरीन भी लिख दीजिएगा। ठीक है, और एक हमारे पास और होता है, क्या होता है, SCO3 माइनस
रीएब्जॉर्प्शन। क्लियर है ना? तो डीसीटी का काम क्या होगा? ठीक है, ये कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन है, कुछ कंडीशन है इसके थ्रू, जिसके थ्रू क्या करता है ये वाटर और सोडियम को, ठीक है, रीएब्जॉर्ब करता है। ज्यादातर इंपॉर्टेंस यही है, क्या है कि वाटर और सोडियम को रीएब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब इसके लिए पर्टिकुलर कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को हम सॉर्ट आउट करते हैं। क्लियर है ना? तो आपने इसको नोट डाउन कर लिया इसके ऊपर, ठीक है, इसको हम रफ कर दे रहे हैं। क्लियर है ना? चलो उस कंडीशन को हम डिस्कस करते हैं कि किस कंडीशन के थ्रू वाटर और सोडियम को रीएब्जॉर्ब करता है डीसीटी में। क्लियर है ना? ठीक है, अब जो टॉपिक हम बताने जा रहे हैं ये इस पूरे चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ठीक है, मतलब क्या होता है ये आपको पूछा जाता है, बहुत लोग पूछ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, ये कहां से आता है, इसका क्या फंक्शन है। ठीक है, तो नाउ फर्स्ट हम यहीं पे भी लिख ले रहे हैं। ठीक है, इसका पहला सिचुएशन क्या क्रिएट करता है, नंबर ए, एडीएच। ठीक है, एडीएच सबसे पहले पूछता है कि एडीएच क्या होता है। तो वो ये हार्मोन्स है, इस हार्मोन्स का फुल नेम है एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन। ठीक है, ये पूछा जाता है कि एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन्स कहां पे फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बॉडी में एंटी डाइयूरेशन मतलब क्या है, जो एडीएच हार्मोन होता है ये बॉडी में फॉर्मेशन कहां पे होता है, नंबर 1 क्वेश्चन। ठीक है, देन इसके बाद पूछता है कि फॉर्मेशन कहां पे होता है और उसके बाद रिलीज कहां पे होता है और स्टोर कहां से होता है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस बनते हैं। और एडीएच का मेन काम क्या है, 4 क्वेश्चंस हो गए ना, कि बहुत इंपॉर्टेंस है। तो नंबर 1 बात आ रहा है कि डीसीटी में है ये डीसीटी। ठीक है, डीसी के अंदर ये वर्क करता है एडीएच हार्मोन्स, तो ये कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इस हार्मोन्स का डीसीटी पे कोई रोल होगा, इंपॉर्टेंस रोल होगा ना। ठीक है, तो अब इसका नाम तो दे दिया गया एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन्स। अब इसके लिए मैंने बताया क्या होता है, ये फॉर्म कहां पे होता है। तो नंबर 1 पॉइंट, फॉर्म बाय या फॉर्म हाइपोथैलेमस। कहां से फॉर्म होता है, हाइपोथैलेमस। एंड अब हाइपोथैलेमस ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये ब्रेन में पाया जाता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से एडीएच हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, या फॉर्मेशन ऑफ या फॉर्म्ड बाय। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ लिख दीजिए, ठीक है, सही है, फॉर्म्ड इन बाय, फॉर्म्ड इन हाइपोथैलेमस। ठीक है, एंड रिलीज्ड बाय, रिलीज कहां से होती है, एंड रिलीज्ड बाय पोस्टीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। कहां से रिलीज होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है। कहने का मतलब होता है, स्टोर को मैंने यहां पे नोट डाउन नहीं किया। देखो, फॉर्म्ड इन हाइपोथैलेमस, ब्रेन के हाइपोथैलेमस से फॉर्म होता है एडीएच हार्मोन्स का, एंड रिलीज होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, क्लियर है ना? तो रिलीज का जाहिर बात है स्टोर करेगा तभी तो रिलीज करेगा। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, इसको रिलीज करता है इस हार्मोन को। ठीक है, अब इस हार्मोन्स का काम क्या होता है। ठीक है, ठीक है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं डीसीटी का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज करता है। ठीक है, इंक्रीज क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। किसको करता है भाई, वाटर को रीएब्जॉर्ब करने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। और किस पे हेल्प करता है, फ्रॉम, कहां कहां से, फ्रॉम डीसीटी एंड collecting ducts। देखो, अब मैंने कुछ लाइन बताया था
लाइन आपको मैंने क्या बताया था कि जो डीसीटी होता है, ठीक है, तो डीसी क्या होता है, एक कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है जो कि एक्चुअली में जो इंपॉर्टेंस है वाटर और सोडियम को रीअब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। मैंने क्लोरीन भी लिख दिया है, बाइकार्बोनेट को भी लिख दिया है, बट जो मेन इसका जो रोल होता है डीसीटी का, वो वाटर और सोडियम को रीअब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो वाटर को रीअब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है, क्या करता है, हमारा जो उसके अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो सीधे सीधे हाइपोथैलेमस से क्या करते हैं, एक एडीएच हार्मोन्स का फॉर्मेशन करवाते हैं, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होते हैं, पोस्टीरियर से रिलीज होता है, और वो आता है हमारे जब नेफ्रॉन्स के अंदर आएगा तो वो डीसीटी और जो कलेक्टिंग डक्ट से वाटर का जो वाटर निकलेगा उसको क्या करेगा, वो रीअब्सॉर्ब कर लेगा। क्लियर है ना? तो ये रीअब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है, दैट इज एडीएच। नाउ सेकंड है बी नंबर पर एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन, ये भी एक हार्मोन है, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन। ये क्या करता है, इसका तो काम हो गया। ये एडीएच भाई बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा ये भी इंपॉर्टेंस है क्योंकि जब हार्मोन्स की बात आ रही है तो कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो अभी तक पढ़ाया पूरा हमारा जो 5 लेक्चर पढ़ा दिया, ठीक है, जिनमें से अभी तो कोई हार्मोन्स का जिक्र नहीं किया गया, ये 6 लेक्चर्स में हार्मोन्स का जिक्र किया गया, ठीक है। तो अब ये एल्डोस्टेरॉन हार्मोन का इनका काम क्या होता है, ये भी लिख लीजिएगा, सिक्रीटेड बाय एड्रेनल डक्ट, ठीक है, एड्रेनल कॉर्टेक्स, ठीक है। कहां से सिक्रेट होता है भाई, ये एड्रेनल कॉर्टेक्स से सिक्रेट होता है। अब मैंने बताया था कि एक्चुअली में जो फिगर बनाया था हमने, किसका, किडनी का बनाया था फिगर में, कुछ ऐसे करके दिखाया था, ठीक है बेटा। तो हम क्या बता रहे थे, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय एड्रेनल कॉर्टेक्स, ठीक है, और ये क्या करता है, इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस एंड एक्सचेंज विद पोटेशियम आयंस फ्रॉम डीसीटी। क्या करता है, ये एक्सचेंज भी करता है पोटेशियम आयंस को फ्रॉम डीसीटी से, ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों का फंक्शन चलता रहता है। तो एक्चुअली में हमने 2 चीजें पढ़ा डीसीटी पे, तो डीसीटी में मैंने बताया कि कुछ कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, जो कि वाटर और सोडियम को रीअब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो वाटर को रीअब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है एडीएच हार्मोन, जो कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है, ठीक है भाई। एंटी डायूरेटिक, यूरेटिक को मतलब एंटी क्या होता है, वाटर, तो वाटर को रीअब्जॉर्ब कर रहा है हार्मोन्स फॉर्म्ड इन हाइपोथैलेमस से फॉर्म होता है एंड रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी से फॉर्म होता है, ठीक है। इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन बाय वाटर फ्रॉम डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट्स। क्लियर है ना? तो आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन करिए। इसके बाद हमारा एक पॉइंट और बचता है, डीसीटी हो गया, थर्ड हमारा फर्स्ट बोमेन कैप्सूल था, बोमेन कैप्सूल में कोई भी रीअब्जॉर्प्शन पार्ट नहीं था। सेकंड पीसीटी दैट इज अ मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन 80 to 85%, जिनमें से 100% ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स बाय सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या करता है, रीअब्जॉर्ब कर लेता है। 70 to 75% सोडियम अमोनिया, ठीक है, सोडियम NaCl, ठीक है, पोटेशियम, ठीक है, इनको रीअब्जॉर्ब करता है, ठीक है। देन इसके बाद वाटर को 80% रीअब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, जो कि मैक्सिमम है। देन लूप ऑफ हेनले, जो कि है मिनिमल रीअब्जॉर्प्शन होता है, उसके पास केवल 2 ही ऑप्शन होता है, डिसेंडिंग और असेंडिंग होते हैं। नाउ थर्ड एक डीसीटी, तो डीसीटी में आपको हमने बता दिया। अब हम देखते हैं कलेक्टिंग डक्ट के बारे में, तो इसको आप नोट डाउन करिए, इसके बाद में रख कर दे रहा हूं। भाई मैंने बताया है कि एडीएच और एल्डोस्टेरॉन हार्मोन्स, ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, तो फोर्थ
कलेक्टिंग डेट। अब क्या होता है कलेक्टिंग डेट, क्या होता है कि वाटर एंड यूरिया, ठीक है, कलेक्टिंग डेट में वाटर होते हैं और यूरिया होता है लिटिल अमाउंट में, छोटा सा, मतलब ना के बराबर मान के चलिए, ठीक है, लिटिल अमाउंट, ठीक है। अब लिटिल अमाउंट को क्या करता है, रीअब्सॉर्ब करता है, ठीक है। कलेक्टिंग डेट वाटर और यूरिया, जो भी यूरिया कितना है लिटिल अमाउंट में, उसको रीअब्सॉर्ब करता है, बस इसका मेन इतना ही काम होता है। क्लियर है ना? तो अब ये हमारा हो गया, कौन सा पॉइंट हो गया, अब हमारा हो गया रीएब्जॉर्प्शन। कौन सा रीएब्जॉर्प्शन हो गया, नहीं सॉरी रीएब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में हमारा 2 पॉइंट क्लियर हो गए। नाउ फर्स्ट अल्ट्राफिल्ट्रेशन, नाउ सेकंड रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या क्या होते हैं, कि एक्चुअली में ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या क्या काम करते हैं, इनका क्या क्या फंक्शन होता है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना? चलो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम। ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या होती है कि पॉइंट हम लिख दे रहे हैं, ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम ब्लड वेसल्स, ठीक है, इनटू ट्यूबुलर सेल्स, इनटू, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स from blood vessels into tubular cells and then into filtrate। क्या करता है भाई कि ट्यूबुलर सिक्रीशन, ये हमारा यूरिन फॉर्मेशन का फिल्ट्रेशन नंबर 3 है, ठीक है। ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स से जो मटेरियल्स होता है उनका ट्रांसफर करता है इनटू ट्यूबुलर सेल्स के थ्रू एंड देन इनटू फिल्ट्रेट, उसको क्या करेगा, वो फिल्ट्रेट करेगा। तो पहला पॉइंट इसके अंदर फर्स्ट हमारा जो बनेगा, नाउ फर्स्ट पीसीटी। अब पीसीटी के थ्रू कौन कौन से मटेरियल्स को क्या करेगा, या हाँ कौन कौन से मटेरियल को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। नाउ फर्स्ट है हाइड्रोजन, पोटेशियम, अमोनिया, NH3 भी लिख देते हैं, ठीक है, क्रिएटिनिन, इप्यूरिक एसिड्स, कॉमा ड्रग्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है भाई कि क्या क्या, ठीक है, क्या क्या ट्यूबुलर सिक्रीशन से थ्रू कौन कौन से मटेरियल ट्रांसफर होते हैं ट्यूबुलर, मतलब ट्यूबुलर सेल से, ठीक है। तो पीछे से हाइड्रोजन, पोटेशियम, अमोनिया, क्रिएटिनिन, हिप्यूरिक एसिड एंड ड्रग्स, कुछ पेनिसिलिन जैसा, ठीक है। पीसीटी के बाद हम देखेंगे डीसीटी में क्या होता है भाई, सेकेंड है डीसीटी में। तो देखिए ये जो हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनिया है, ठीक है, ये सबके लिए थोड़ा सा दैट इज कॉमन है। क्या है, ये कॉमन होता है। NH4, ठीक है। अब इसके साथ साथ, ठीक है, ये हो गया हमारा, तो पीसीटी और डीसीटी का काम तो हो गया।
ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि पीसीटी और डीसीटी एक्चुअली में काम क्या करते हैं, पीसीटी और डीसीटी का मेन रोल क्या है। ठीक है, तो देखो ट्यूबुलर सिक्रीशन में हमने तो देख लिया कि ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स इनटू ट्यूबुलर सेल्स। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि पीसीटी के थ्रू कौन कौन सा मटेरियल ट्रांसफर होता है और डीसीटी के थ्रू। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि पीसीटी और सॉरी कलेक्टिंग डक्ट्स भी हमारे पास पॉइंट है। नाउ थर्ड, कलेक्टिंग डक्ट्स क्या क्या सिक्रीट करते हैं, कौन, ये ट्यूबुलर सिक्रीशन ना, तो जाहिर सी बात है ये सिक्रीशन भी तो कुछ कुछ करते हैं ना, उसको भी वही हम लिख रहे हैं, तो ये भी पॉइंट वही रहेगा क्या, H प्लस K प्लस NH4+। ठीक है, अब इसमें से हम क्या डिस्कस करेंगे कि पीसीटी एंड डीसीटी का जो सिक्रीशन होता है वो क्या, क्यों सिक्रीशन होता है, इसका मेन रोल क्या है। ठीक है, तो इसका मेन रोल ये है कि ये मेंटेनेंस ऑफ आयंस क्या करता है, ये मेंटेनेंस करता है आयन को, ऑफ आयंस। ठीक है, अब ये और क्या करता है, एंड पीएच बैलेंस ऑफ बॉडी या पीएच बैलेंस ऑफ ब्लड, पीएच बैलेंस ऑफ बॉडी। सीधी सीधी बात करते हैं, बात हम क्या कर रहे थे कि बात ये कर रहे थे कि जाहिर सी बात है ट्यूबुलर सिक्रीशन, जो हमारे पास जो सिक्रीशन होता है वो तो सिक्रीशन पीसीटी के थ्रू सिक्रीशन होता है, हाइड्रोजन, सोडियम, अमोनिया, हिप्यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन, कुछ ड्रग्स क्या कहते हैं सिक्रीट करते हैं, वो सिक्रीट तो कुछ सिक्रीट भी करते हैं। ठीक है, इसके बाद रीएब्जॉर्ब भी करते हैं, दोनों का प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, सिक्रीशन इधर से सिक्रीशन कर रहे हैं, इधर से रीएब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहते हैं और डीसीटी के थ्रू हम हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनिया, देन कलेक्टिव नेट के भी सेम कहानी वही रहेगा। और पीसीटी और डीसीटी का ही काम होता है, ये मेंटेनेंस रखते हैं आयंस को और पीएच बैलेंस ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी की पीएच बैलेंस को भी क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। ठीक है, अब देन आता है हमारे पास लूप्स ऑफ हेनले, उसका भी क्या रोल है, लूप्स ऑफ हेनले। ठीक है, तो लूप्स ऑफ हेनले क्या करता है भाई, रोल इन, अब इसका क्या काम होगा भाई, रोल इन कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, मतलब यूरिन को कंसंट्रेशन में हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि यूरिन क्या बोले बताया था कि ये कंसंट्रेशन फॉर्म में होते हैं, या एक चीज में कह सकते हो कि यूरिन एक्चुअली में हाइपरटोनिक होता है। कैसा होता है, हाइपरटोनिक होता है, या हाइपरटोनिक आयंस होता है, या हाइपरटोनिक यूरिन भी कह सकते हो। ठीक है, तो इसको इस हाइपरटोनिक बनाने में या कंसंट्रेशन बनाने के लिए लूप्स ऑफ हेनले का बहुत ज्यादा रोल होता है। क्लियर है ना। अब इसके लिए हम क्या देखते हैं कि ओवरऑल इसका हम फिगर देख लेते हैं। ठीक है, डायग्रामेटिक फिगर देखते हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, तो सारा पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद अब हम देखेंगे कि क्या क्या हमने क्या रीएब्जॉर्ब किया और क्या सिक्रीट किया। ठीक है, ये दोनों का डिस्कस हम एक अब फ्लो चार्ट में देखते हैं। ठीक है, क्लियर है ना।
ठीक है, ये कुछ बना हुआ, ठीक है। ये मैंने बताया था, ये पॉइंट पाया था कार्टेक्स में, ये मेडुला इंटरस्टिशियम होता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट, पीसीटी से क्या क्या रीएब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो पीसीटी से मैंने लिखा था कि 100% ग्लूकोज और अमाइनो एसिड का रीएब्जॉर्ब होता है, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने बोला था क्या रीएब्जॉर्ब होता है, इसके साथ साथ कुछ परसेंट सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन का होता है। और रीएब्जॉर्ब क्या होता है, 80% वाटर, ठीक है। तो रीएब्जॉर्ब हो गया। अब इसके साथ साथ क्या होगा कि क्या ये सिक्रेशन क्या क्या करेगा, सिक्रेशन में हम यहां पे लिख दे रहे हैं सिक्रेशन को, फिर ऐसे करके अभी जस्ट मैंने लिखा है कि पीसीटी क्या क्या सिक्रेट करता है भाई, पोटेशियम, हाइड्रोजन, Cl माइनस करता है कि नहीं करता, Cl नहीं करता है, अमोनिया करता है, ठीक है। NH4 प्लस, प्यूरिक एसिड्स, क्रिएटिनिन, ठीक है। तो ईटीसी, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये सब सिक्रीट करता है। कौन करता है, पीसीटी सिक्रीशन करता है सबका, ठीक है। देन इसके बाद लूप्स ऑफ हेनले क्या करता है भाई, लूप्स ऑफ हेनले तो कुछ सिक्रीशन तो कर नहीं रहा है ना, सिक्रीशन कर रहा है, ठीक है। रीएब्जॉर्प्शन जो बात की बात देखा जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे कि यहां से वाटर, डीसीटी है ना, तो डीसीटी से तो वाटर तो रीएब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन कौन कर रहा है, वाटर को रीएब्जॉर्ब कर रहा है एडीएच हार्मोन। कौन कर रहा है, एडीएच हार्मोन के प्रेजेंस में वाटर को रीएब्जॉर्ब करता है डीसीटी के थ्रू। और एक और चीज यहां से रीएब्जॉर्ब होता है जिसका नाम है Na+, कौन करता है, एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन के रूप से। अब ये क्या क्या, ये तो हो गया रीएब्जॉर्प्शन, वाटर को एडीएच हार्मोन के प्रेजेंस में वाटर को रीएब्जॉर्ब होगा, और Na+ को कौन सा करेगा, एल्डोस्टेरॉन करेगा। तो अब ये क्या क्या करता है, H+ K+ और अमोनिया, तो ये क्या करता है, सिक्रीशन कर लेता है, ठीक है। अब इसके साथ साथ यहां से NaCl भी जाएगा भाई, बाहर जाएगा NaCl, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि यहां से क्या क्या निकलता है, आपको दिखाया गया था आगे वाले फिगर में, H2O और कुछ यूरिया, लिटिल अमाउंट, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये लेता क्या क्या है भाई, वो भी तो देखना है, ठीक है। तो H+, K+ और अमोनिया, ठीक है। तो ये इसको सिक्रीशन करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये पूरा का जो पूरा फ्लो चार्ट है नेफ्रॉन का, ठीक है। तो इसमें क्या मैंने दिखा दिया कि क्या रीएब्जॉर्प्शन होता है, क्या सिक्रीशन करता है, क्या रीएब्जॉर्प्शन होता है, क्या सिक्रीशन होता है, ठीक है। तो यही चीजें हमने क्या पढ़ लिया, ट्यूबुलर सिक्रीशन और रीएब्जॉर्प्शन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन का तो अपना एक अलग रोल था, उसको मैंने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, पूरी चीजें क्लियर है ना। चलो इसको नोट डाउन करिए, आप फिगर बना लीजिए। ठीक है। तो अब ये हमारा मतलब टॉपिक जो था, ठीक है। टॉपिक में क्या बताया था हमने, दो मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस कर लिया। नाउ फर्स्ट क्या था कि हमने डिस्कस कर लिया रीएब्जॉर्प्शन के बारे में, जो कि सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है। पीसीटी होता है जो कि मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है, जो कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सोडियम,
ठीक है, पोटेशियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट्स, वाटर, इन सबको रीअब्जॉर्ब कर लेता फटाफट, ठीक है। और लूप्स ऑफ हेनले के थ्रू NaCl के साथ साथ पोटेशियम जो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट के थ्रू मतलब रीअब्जॉर्ब कर लेता है और NaCl को नॉर्मली एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। देन हमने DCT के द्वारा किया, तो DCT जो रीअब्जॉर्ब करता है वो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। इसमें कंडीशन ये है कि वाटर को तो रीअब्जॉर्ब करेगा बट उसके लिए ADH हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट होगी। ADH हार्मोन्स कहां से फॉर्म होगा? हाइपोथैलेमस से, और हाइपोथैलेमस से फॉर्म होता है और रिलीज कहां से होता है? पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। देन इसके बाद एल्डोस्टेरॉन्स कहां पाया जाता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स जो कि प्रेजेंट होता है किडनी के ऊपर, ठीक है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से फॉर्म होता है और वहां से ये हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है जिसके थ्रू ये इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम बाय एल्डोस्टेरॉन हार्मोन के प्रेजेंस में। क्लियर है ना? तो उसके बाद क्या क्या रीअब्जॉर्ब करेगा? कलेक्टिंग डेट्स, तो ये वाटर और लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिया को रीअब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। नाउ सेकंड थर्ड पॉइंट, ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो ट्यूबुलर सिक्रेशन के थ्रू PCT, ठीक है, PCT हो या ठीक है DCT या कलेक्टिंग डेट्स, तीनों में चीजें वही बताता है। तो PCT, DCT एंड कलेक्टिंग डेट्स तीनों कॉमन होती हैं। किसके लिए? सिक्रेशन के लिए, ट्यूबुलर सिक्रेशन के लिए हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन एंड अमोनिया आयन, ठीक है। लेकिन PCT में बस 3 नाम एक्स्ट्रा आ जाते हैं जिसका नाम है क्रिएटिन आयन और हिप्यूरिक एसिड्स एंड कुछ ड्रग्स के बारे में डिस्कस कर दिया गया यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है? तो इनका और सब में तो बस केवल हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनिया का सिक्रीशन होता है, ठीक है। तो ये PCT और DCT का काम क्या करते हैं? ये मेंटेनेंस रखते हैं। क्या रखते हैं? मेंटेनेंस रखते हैं। किसको? फ्लूइड को, जो उसके अंदर फ्लूइड पाए तो उनको मेंटेन रखते हैं और इससे जिससे कि हमारा जो pH वैल्यू होता है बॉडी को उसको ये मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। क्लियर है ना? लूप्स ऑफ हेनले का काम क्या होता है? लूप्स ऑफ हेनले का काम क्या करता है कि यूरिन का जो कंसंट्रेशन होता है उसको बनाए रखने का काम करेगा। क्लियर है ना? क्योंकि कंसंट्रेशन रहेगा तभी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन बिगड़ जाएगा तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती चली जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम यूरिन के बारे में डिस्कस करेंगे कि यूरिन क्या होता है, इसके क्या रोल होते हैं, इसके क्या कंपोजिशंस होते हैं, इसके बारे में हम सब लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप कि हमारी बातें आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।